अच्छा, मैं फर्स्ट एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्लाइड शेयर हो रही है? कंफर्म करें। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, तो चलें तो हेडिंग डाल दें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल के लेक्चर में हमने डेफिनेशन सारी कंप्लीट कर ली थी, और डेफिनेशन कंप्लीट कर कर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। और आज हमने उसको तफसील से पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दें, फिर उसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर का कम से कम ये टॉपिक है। साइंटिस्ट का नाम है हेल्महोल्ट्ज। और 1847 में इसने ये लॉ दिया, यानी पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले। और इस लॉ में इसने रिलेट किया 3 तरह की एनर्जी को: हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। इन 3 एनर्जी को इसने रिलेट किया। अब लॉ को समझने के लिए आपने पहली बात जो जहन में बैठानी है वो ये है कि हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि भाई ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें एनर्जी की सिर्फ 2 शक्लें। ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें एनर्जी की सिर्फ 2 शक्लें, एक हीट एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की कोई तीसरी शक्ल उसमें नहीं। पहली बात, ठीक है भाई। हेल्महोल्ट्ज ने पहली बात क्या किया आपसे कि जो आपका सिस्टम है उसके बारे में आपने ये अज्यूम कर लेना है कि उसके पास एनर्जी की सिर्फ 2 शक्लें, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और जाहिर सी बात है, जब इन 2 फॉर्म में एनर्जी होंगी तो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी होगा। जब तीसरी कोई शक्ल में एनर्जी नहीं है तो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी होगा। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात जरा सुनिए गौर से। अब मैंने यहाँ लिख के शो किया, आपने फुल फोकस करना है। अब देख, यहाँ पे ये रहा है कि टोटल एनर्जी 100 किस तरह आ रही है कि 20 जूल की हीट एनर्जी है और 80 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं थोड़ा स्प्रेड होकर लिख दूं ताकि आपके लिए मैच करना आसान हो जाए। अब ये बिल्कुल अपनी सही सही जगहों पे हैं। तो 20 जूल की हीट एनर्जी, 80 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, टोटल मिला के 100 हो गया। अब टॉपिक बोलता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी 80 से कम हो गई 60 हो गई, यानी कन्वर्ट हो गई हीट में। और हीट एनर्जी 20 से कम हो के 20 से बढ़ के 39 हो गई। टोटल एनर्जी हो गई 99। इसको किया हुआ क्रॉस। क्यों क्रॉस किया हुआ भाई? हेल्महोल्ट्ज कह रहा है ये क्रॉस हो गया। क्रॉस का मतलब क्यों हुआ? इसलिए कि टोटल एनर्जी पहले कितनी थी? 100 जूल। अब कितनी हो गई? 99 जूल। यानी 1 जूल की एनर्जी हो गई जाया। और मैट्रिक में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका मानना यह था कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसने बोला भाई 99 तो गलत है, 1 जूल की एनर्जी जाया हो रही है, नहीं हो सकती। फिर अगली लाइन में हमने बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी कम होकर 60 हो गई, हीट एनर्जी
बता रहा है पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, अभी देखता हूँ। ठीक है भाई, तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, मैंने फिर लगा लिया, सॉरी भाई। तो अब इस सारी बातों को समराइज कैसे करेंगे कि टॉपिक ये बोल रहा है, हेल्महोल्ट्ज ये बोल रहा है कि भाई अगर आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट करो काइनेटिक में या काइनेटिक को कन्वर्ट करो हीट में, तो दोनों अलाउ है, ये अलाउ है। देखो 80 से 60 हो रहा है, वो 20 से 40 हो रहा है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। तो वो कहता है कि भाई हीट एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो या काइनेटिक हीट में कन्वर्ट हो, ये अलाउ है। ठीक है, आवाज बिल्कुल नहीं आई।
अच्छा भाई सॉरी, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है क्योंकि वो मेरा जो यूपीएस के जो कनेक्शन था उसमें गड़बड़ हो गई, तो उसकी वजह से जितनी चीज़ें यूपीएस पे, तो बहरहाल मैं अब कनेक्टेड हूँ। मुझे कंफर्म करें आपको मेरी आवाज़ आ रही है। चले तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब ये डिस्कनेक्ट ना हो और बात को आगे बढ़ाते हैं। चले जी, तो मैं आपके जहन में क्या बात डाल था, हेल्महोल्ट्ज का मानना क्या था? दो बातें इसकी माननी है। पहली इसकी बात क्या, इसने क्या बात मानी थी? तो पहली जो बात इसने आपको बताई वो ये है कि आपका जो सिस्टम है उसके पास एनर्जी की दो फॉर्म्स है। क्या आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आप लोगों को? कुछ बेहतरी आई आवाज में? अब जरा बताइए, कोई बेहतरी आई? अब बताइए भाई, बेहतरी आई कोई? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? अहमद कह रहा आ रही है, फाइज कह रहा आ रही है, बाकर भी कह रहा आ रही है, तीन हो गए। बाकी लोग? अफान, सन्नान, अब्दुल राफे, अनस खटक, शायान, चलें अब आ रही है। चलें, सही है। मैंने दूसरा डेटा लगाया है तो अब होपफुली बेहतरी रहेगी। क्या करें, चेंज करना पड़ा है। तो बहरहाल आज मैंने आपको बताया, ज़रा मसला कुछ ऐसा है कि कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इस वजह से आज बर्दाश्त करना पड़ेगा, ज़रा हो जाता किसी किसी को। खैर, तो हम जल्दी से ज़रा बात कर लेते हैं इससे पहले कि कुछ दोबारा मसला हो। तो हेल्महोल्ट्ज़ ने पहली बात आपको क्या बताई कि आपके सिस्टम की एनर्जी की दो फॉर्म्स है, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी। दूसरी बात उसने ये बताई कि अगर आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट करोगे काइनेटिक में या काइनेटिक को कन्वर्ट करोगे हीट में, ना एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए ना डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। 100 से 99 भी अलाउ नहीं है, 100 से 101 भी अलाउ नहीं है, 100 की 100 रहेगी। इसका मतलब है हीट एनर्जी को अलाउ है कि वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो और काइनेटिक को अलाउ है कि वो हीट में कन्वर्ट हो, लेकिन टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई रिपीट, दोबारा सुन लें कि हीट एनर्जी को इजाजत है कि वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो, काइनेटिक को इजाजत है कि वो हीट में कन्वर्ट हो, लेकिन टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसमें कोई इजाफा आएगा ना कोई कमी आएगी, कंजर्व रहेगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप लोग मुझे कंफर्म करो क्योंकि जरा बीच बीच में गैप्स आए। क्या आपको क्लियर हो गया? तो फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूं। इसको आप इस तरह से ले लो कि अगर चार लोग एक कमरे में जमा है
और वो बाहर नहीं निकलते 1 घंटे तक, और 1 घंटे तक वो पैसे की लेन देन करते रहते हैं, एक दूसरे को पैसे, कोई पैसे एक को देता है, कोई दूसरे को देता है, कोई तीसरे को देता है। मिसाल के तौर पे वो कोई गेम खेल रहे हैं, अल्लाह ना करे जुआ खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, कोई उसको आप बुराई में नहीं लेना। तो अब जितनी 1 घंटे तक वो अगर गेम खेल रहे हैं और पैसा कभी कोई जीत रहा है, कोई कभी कोई हार रहा है, कोई उसको दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, तो 1 घंटे तक जो टोटल पैसे रहेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के कम हो जाएंगे, किसी के बढ़ जाएंगे, पर टोटल पैसों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यही लॉ हमारा है कि हीट एनर्जी, बस फर्क ये है कि वो 1 घंटे तक चक्कर है, जब तक वो गेम खेल रहे हैं, बाहर निकलेंगे बात चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जिंदगी भर की चीज है कि हीट एनर्जी को इजाजत है कि वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो, और काइनेटिक को इजाजत है कि वो हीट पे कन्वर्ट हो, लेकिन टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 100 की जगह कुछ भी हो सकता है, वो तो समझाने के लिए मैंने 100 लिखा है। तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, नंबर का इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। वो 100 और 30 और 40 तो मैंने समझाने के लिए अपने तौर पे नंबर लिखे हैं, पर कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टोटल एनर्जी 100 है तो कुछ भी कर लो वो 100 ही रहेगी, ना कोई कमी आएगी ना कोई इजाफा आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? मैं लिखवाऊं? अच्छा, क्योंकि आपको आवाज के इशू आ रहे हैं तो मैं स्लाइड पर लिख रहा हूं, वहां से देख के आप लिखें, इससे गलती का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखे। मैं क्योंकि आवाज के इश्यूज चल रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए आप। अच्छा, ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये वही मैट्रिक वाली है, क्योंकि आपने मैट्रिक में पढ़ी थी कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको देख के याद आ गई होगी, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है।
अब अकॉर्डिंग तो खुद लिख लो ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है यार बाकर। अकॉर्डिंग टू के बाद तो वो लॉ लिखने का तरीका है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा ना। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट लिख रहा था इतनी देर से, इसीलिए कुछ बोला ही नहीं था, तो आवाज कैसे आएगी। चले, दोनों स्टेटमेंट ये आपके सामने आ गई है, इनको अच्छे से साफ सुथरा करके लिख ले। कोई मसला होता है तो बता दें, ताकि मैथमेटिकल फॉर्म में जाएं हम। हाँ बोलो। नंबर तो मिल गया, लेकिन वो फ्राइडे है, उसकी शॉप ही बंद है आज, वो आज तो अब वो कह रहा है कि मैं तो सुबह ही आऊँगा, लेकिन तुम्हारा मसला ज़्यादा बड़ा हो गया। मसला ये हो गया कि यूपीएस वाली चीज़ें चली नहीं रही, यूपीएस वाली चीज़ें चली ही नहीं रही। नहीं, अब वो मुझे उसको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 9 बजे तक तो मेरी क्लास चल रही है, मैं उठ नहीं पा रहा। 9 बजे के बाद जाकर मैं तो ये तुम घर आओ बहरहाल देखते हैं। हाँ, सब बंद है, यूपीएस के अलावा चीज़ें चल रही हैं, जो यूपीएस का नहीं है वो चल रही है। हाँ सभी बंद है। चलो बहरहाल तुम आओ, फिर वो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वरना सामने से इलेक्ट्रिशियन लाऊंगा तो सुबह तो आएगा। कैसे होगी ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहाँ कहाँ होती है मैं बता सकता हूँ। वो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो 10वीं एग्जाम्पल दी थी। जैसे आपकी मोटर चलती है और वो गर्म हो जाती है, तो मोटर का चलना कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, और गर्म हो जाना कौन सी एनर्जी है, हीट। इसके अलावा गाड़ी का इग्निशन देते हैं, उस पर फ्यूल जलता है, फ्यूल के जितने जलने से हीट पैदा होती है, और हीट एनर्जी से इंजन चलता है। तो कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म तो नेचुरल होता है, कहीं पे कहीं इंसान डिवाइस बनाता है, जैसे इंजन बनाया इंसान ने। इंजन वो डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट करता है काइनेटिक में। तो कहीं कहीं नेचुरल होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कहीं कहीं इंसान बनाता है। जैसे कि आप सोलर, आपने वो पैनल बनाए होते हैं, आप सोलर पैनल में इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाई है, एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो कन्वर्जन के तो मैकेनिज्म में जरा ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री कम है। लेकिन आम लाइफ में कई एग्जाम्पल ऐसी हैं जिसमें ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। बात क्लियर हो गई अफान? हाँ, कोई ना कोई वजह होती है हर मैकेनिज्म में। कहीं फ्रिक्शन की वजह से होता है, कहीं फ्रिक्शन के बगैर भी होगा, कहीं डिवाइस के थ्रू होगा। कैलकुलेटर आपका चलता है ना, जो रोशनी वाला कैलकुलेटर होता है, तो वो भी क्या करता है, कन्वर्ट ही करता है वो भी। उसमें उसका मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। चले भाई, अब आप हेडिंग डालते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई, हेडिंग आ जाएगी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन।
चलें, अब एक डायग्राम मैंने बनाई है, जरा इस पे तवज्जो देनी है आप। एक कंटेनर मैंने बनाया है, उस कंटेनर में गैस भरी हुई है, जो हमारा टॉपिक है, हमारा सिस्टम कह लो, आप उसको टॉपिक कह लो। उस गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी है जिसके थ्रू वो फ्री मोशन करते हैं, जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और वो ई उसका सिंबल है। ठीक है भाई, कंटेनर में गैस है, गैस हमारा सिस्टम है। सिस्टम का मतलब जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल की वो एनर्जी जिसके थ्रू वो फ्री मोशन करते हैं, उस एनर्जी का नाम है इंटरनल एनर्जी, उसका सिंबल है ई। जो हीट आप प्रोवाइड करेंगे उसका सिंबल है क्यू। एक कहानी सुना रहा हूं आपको, वो कहानी पे आपने मुझे ओके देना है। आपने गैस को हीट प्रोवाइड की, यानी क्यू, क्यू उसका सिंबल है, गैस को आपने हीट प्रोवाइड की। जब गैस को हीट मिली तो उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी जिसके थ्रू वो फ्री मोशन कर रहे थे बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, और वो E1 से बढ़ के E2 हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी E1 से E2 होगी तो मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी। मोशन बढ़ेंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो पिस्टन को ऊपर धक्का देंगे। डायग्राम देखें आप, इंटरनल प्रेशर भी दिखाया हुआ है, उसको खैर हटा देता हूं, तंग कर रहा है। तो गैस जब एक्सपेंड होगी तो पिस्टन को ऊपर धक्का देगी, और पिस्टन जब ऊपर धक्का लगेगा तो उसका वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा, और वो x डिस्टेंस कवर करेगा। और ये सारा काम जिस प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा होगा वो P होगा, जो बाहर से लग रहा है, जिसका फिलहाल कोई काम नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ बाहर शो किया हुआ है कि इसकी प्रेजेंस है, पर हमारी कहानी में इसका कोई रोल नहीं है, तो मिटा भी देते हैं इसको, बाद में लिख देंगे। चले, तो एक दफा कहानी और सुना रहा हूं, फिर मुझे आपने ओके देना है कि आपको कहानी समझ में आई। एक गैस आपका सिस्टम है, उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी का सिंबल ई है, वॉल्यूम का सिंबल वी है। आपने उसको हीट प्रोवाइड की क्यू फॉर्म में, क्यू उसका सिंबल है, हीट नाम है। जब हीट प्रोवाइड की तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़ के E2 हो गई। जब इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़ के E2 हो गई तो गैस एक्सपेंड हुई, फ्री मोशन बढ़ गया, गैस एक्सपेंड हुई। गैस ने पिस्टन को ऊपर धक्का लगाया, इंटरनल प्रेशर बढ़ गया, गैस ने पिस्टन को ऊपर धक्का लगाया, पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, और पिस्टन ने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो x है। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको पूरी कहानी क्लियर? हाँ भाई, जितने लोग क्लास में मौजूद हैं सबको पूरी कहानी क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो मुझे बताएं कि इस कहानी में एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं, नाम लिख के बताना है। इस कहानी में एनर्जी की जो शक्लें हैं उनके नाम लिखें। इस पूरी कहानी में ही एनर्जी की जितनी फॉर्म्स है उनके नाम चाहिए। अच्छा देखिए, हीट एनर्जी सब लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी सब लिख रहे हैं। इंटरनल एनर्जी नया नाम है काइनेटिक का। जिस जिस एनर्जी से मॉलिक्यूल फ्री मोशन करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे उसका नाम इंटरनल एनर्जी है। तो जो लोग काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं वो भी सही है, जो इंटरनल लिख रहे हैं वो भी सही है, पर बेहतर है कि आप इंटरनल नाम लिखें जो कि नाम है। तो सब लोग दो एनर्जी में मुत्तफिक हो गए।
हाँ भाई, पूरी क्लास दो एनर्जी पे मुत्तफिक है, एक हीट एनर्जी और एक इंटरनल एनर्जी। अब मैं आपसे कहता हूं एक एनर्जी और है, गौर से देख के बताएं। दो एनर्जी जो आप लोगों ने बताई वो सही हो गई है, एक एनर्जी और है। इस डायग्राम में एक एनर्जी और है, उसका नाम बताएं। टोटल के अलावा, टोटल नहीं आएगा। पोटेंशियल कहाँ है यहाँ पर? वेयर इज पोटेंशियल एनर्जी? एक्सटर्नल एनर्जी कुछ होती नहीं। प्रेशर एनर्जी नहीं है उमर। अबे प्रेशर एनर्जी नहीं है, कैसे बताऊं? प्रेशर तो प्रेशर है ना, एनर्जी चाहिए भाई। डेल्टा एक्स जो है वो डिस्टेंस है, एनर्जी तो नहीं है। चले भाई सुने, तीसरी जो एनर्जी है वो ये। कितने लोगों को ये एनर्जी डायग्राम में मिल रही है? कौन कर रहा है वर्क डन? हाँ भाई, वर्क डन कौन कर रहा है? पिस्टन कर रहा है, गुड। पिस्टन के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? भाई वर्क की तो डेफिनेशन ही यही है फाइज। वर्क की तो डेफिनेशन ही यही है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, हीट नहीं लगा रही, हीट के जरिए लगा रहा है, पर लगा कौन रहा है? वर्क डन पिस्टन कर रहा है, गैस करवा रही है, वेरी गुड, गैस करवा रही है। और गैस उसके ऊपर क्या लगा रही है? गैस पिस्टन के ऊपर क्या लगा रही है कि वर्क हो रहा है? प्रेशर। लेकिन जो सही नाम चाहिए वो क्या है? फिजिक्स वाला, फोर्स। बाकी सारे लोग भी पार्टिसिपेट करो। तो अगर मैं आपको मैट्रिक फिजिक्स याद दिलाऊं, तो मैट्रिक फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, गैस गैस बढ़ेगी नहीं, एक्सपेंड होगी, बढ़ थोड़ी जाएगी। हीट ज्यादा होगी तो गैस एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्वांटिटी नहीं। फर्क है ना दोनों में, क्वांटिटी कैसे बढ़ जाएगी? हाँ, वॉल्यूम बढ़ाएगा अपना, वो तो डायग्राम में दिख रहा है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और वो डिस्टेंस कवर करे तो इसको बोलते हैं वर्क डन। याद आ रहा है आपको? फिजिक्स में आपने पढ़ा है किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और वो डिस्टेंस कवर करे तो इसको बोलते हैं, हाँ, एफ बराबर है एफ इन डब्ल्यू बराबर है एफ इन टू डी। तो इस कहानी में फोर्स कौन लगा रही है? गैस। और पिस्टन कवर कर रहा है डिस्टेंस कितना? डेल्टा एक्स। तो ये वर्क डन है, वर्क डन बाय गैस, बिल्कुल सही है। वर्क डन कर रही है, कौन कर रही है? गैस कर रही है। तो डायग्राम में कितनी एनर्जी हो गई? तीन, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। अगला सवाल है, बहुत कम टाइम रह गया, अगला सवाल। तीन एनर्जी फाइनल हो गई, सब मानते हैं? हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, तीन एनर्जी सब मान गए, पूरी क्लास मान गई। तो मैं अगला सवाल करूं। अगला सवाल मेरा यह है कि इन तीन में से कौन सी दो एनर्जी एक एनर्जी पे डिपेंड करती है? इन तीन में से कौन सी दो एनर्जी एक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है और किस पे? सोच के बताओ। कौन सी दो एनर्जी कौन सी एक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है? आंसर में पूरा पूरा जवाब लिखें।
सही है। तो क्या क्या जवाब दिए? अभी 4 लोगों ने जवाब दिए इतने सारे लोगों में से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन डिपेंड कर रहा है हीट पे। अगर हम हीट नहीं देंगे तो ना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना वर्क होगा। सब मानते हैं ये बात? पूरी क्लास ये बात मानती है कि अगर हम हीट एनर्जी ना दें तो ना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना वर्क होगा। सब मान गए ये बात? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बन रहा है। कर मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, टाइम अभी एंड पे आ गया है। मैंने काफी सारी बातें आपके जहन में डाल दी हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखें। फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Q बराबर है डेल्टा E डेल्टा W। यानी आपने जो हीट प्रोवाइड की, सुनना गौर से, आपने जो हीट प्रोवाइड की वो दो काम कर रही है। आपने जो हीट प्रोवाइड की वो दो काम कर रही है। एक वो इंटरनल एनर्जी को E1 से E2 बढ़ा रही है, और एक वो पिस्टन को डेल्टा एक्स का डिस्टेंस कवर करवा के वर्क करवा रही है। और इक्वल का साइन ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। अगर आप 100 जूल की हीट भेजते हैं और 100 में से 40 जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो एग्जैक्टली 60 जूल से वर्क होगा। ना एनर्जी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। यही आपका टॉपिक है, एनर्जी के नादर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जितनी भी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे वो एग्जैक्टली इस्तेमाल हो जाएगी दो कामों में। या तो वो इंटरनल एनर्जी को E1 से बढ़ा के E2 करेगी या वर्क डन करेगी। तो ये जो इक्वेशन बन गई जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This is the mathematical form of first law of thermodynamics. डेल्टा में से मैं कल भी एक्सप्लेन करूंगा, टाइम आज बहुत कम है। पर डेल्टा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चेंज आ रहा है। इंटरनल एनर्जी E1 से E2 आ रही है, चेंज आ रहा है। वॉल्यूम V1 से V2 आ रहा है, चेंज हो रहा है। डिस्टेंस X1 से X2 हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो जहां पर भी चेंज आएगा वहां डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, तो लिखने का काम कल करेंगे। आज मैंने आपके जहन में सब डाल दिया। कल इंशाल्लाह लिखने का काम कर लेंगे, और लिखने के काम के बाद इंशाल्लाह अगले वीक जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका। आज के लेक्चर में कोई परेशानी, कोई सवाल? लेक्चर का एंड का टाइम आ गया, कोई सवाल कोई परेशानी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं? सारी चीजें पहचान गए आप? हीट क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, वर्क क्या होती है, कौन किस पे डिपेंड करता है, हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ना किसे बोलते हैं, वर्क डन किसे बोलते हैं, सब क्लियर होना चाहिए। चले, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, और कल के लेक्चर में हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे। 10 मिनट लगेंगे उसमें, और फिर हम इंशाल्लाह इसकी 2-3 डेरिवेशन है जो कल करेंगे। हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है एक हो। तो कल इंशाल्लाह उस पर बात होगी। चलो जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। रेगुलर रहना है सबने।